gracious and the most merciful. My name is Sam Shazad and I am here to teach you Biology class 9th. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए और उसके बाद हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज थे उनको भी रिवाइज किया और देखा। तो आज हम अपना तीसरे चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी जो लफ्ज़ है, अगर हम इस लफ्ज़ को देखें तो ये 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है जी, एक बायो और दूसरा डाइवर्सिटी। तो बायो तो जैसा हमें पता है, जैसा कि बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जी, लिविंग थिंग को कहा जाता है बायो। और डाइवर्सिटी से क्या मुराद है? डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि वैरायटी विद इन स्पीशीज़ एंड अमॉन्ग स्पीशीज़। डाइवर्स से मुराद है जी मुख्तलिफ अक़साम में पाए जाना, जिंदा चीज़ों का मुख्तलिफ अक़साम में पाए जाना डाइवर्सिटी कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको ऐसे कहते हैं जी कि वैरायटी विद इन स्पीशीज़ एंड अमॉन्ग स्पीशीज़। विद इन स्पीशीज़ से क्या मुराद कि एक ही नस्ल में जो मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाए जाते हैं, एक ही नस्ल में मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाए जाते हैं मुख्तलिफ खसूसियात के साथ। इससे मुराद हो गया जी कि विद इन स्पीशीज़। एंड अमॉन्ग स्पीशीज़ का क्या मतलब कि एक नस्ल और दूसरी नस्ल से जो मुख्तलिफ होती हैं, जो उनको एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुख्तलिफ बनाती हैं, वो अमॉन्ग स्पीशीज़। अमॉन्ग स्पीशीज़ का क्या मतलब हुआ कि 2 मुख्तलिफ नस्लें, 2 मुख्तलिफ स्पीशीज़, उनके अंदर जो फ़र्क पाया जाता है, जो चीज़ ऐसी खसूसियात जो उनको अलग करती हैं, वो अमॉन्ग स्पीशीज़ में आती हैं जी। तो ये हमने बायोडाइवर्सिटी के लफ्ज़ को समझना है कि बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन स्पीशीज़ एंड अमॉन्ग स्पीशीज़। तो इस बायोडाइवर्सिटी में क्योंकि बायो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया जी, तो बायो के अंदर लिविंग थिंग्स में प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स को हम फाना कहते हैं। ये आपकी बुक में दिया गया पहला पैराग्राफ के अंदर। अब हमने ये देखना है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है और हमने इसको क्यों पढ़ना है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने इस किताब का आगाज़ किया था बायोलॉजी से, तो उसमें हमने सारा प्रोसीजर देखा कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसके अंदर कौन कौन से मेन ग्रुप्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा था कि 5 मेन ग्रुप, क्योंकि हमने ये बायो का जो सब्जेक्ट है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में पाए जाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ना है। तो उसके अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पे जानवरों को डिवाइड किया गया, उनको क्लासीफाइड किया गया। तो बायोडाइवर्सिटी उसका आगाज़ है उस चीज़ का कि अब हमने तारुफ के बाद, किताब के तारुफ के बाद और साइंसदानों के जो तरीक़ाकार हैं जिस तरह वो जानदारों को पढ़ते हैं, उसके बाद अब हमने उस जगह पे कदम रखना है जहाँ से हमने ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना शुरू करना है और उनकी वैरायटीज़ को पढ़ना शुरू करना है। तो इसलिए आज हमारा ये तीसरा चैप्टर बायो की किताब का, जिसका नाम रखा गया जी बायोडाइवर्सिटी। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है जी कि क्लासिफिकेशन कैसे की गई ऑर्गेनिजम्स की, हिस्ट्री पढ़नी हमने, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के जानदारों को क्लासीफाई किस तरह किया गया, वो कौन कौन से ग्रुप्स बनाए गए माजी में जिससे हमें जानदारों की खसूसियात का पता चलता गया। इसमें हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक टर्म है जी, कि जानदारों के साइंटिफिक नेम किस तरह रखे गए, किस बेस पे जानदारों को क्लासीफाई करके उनके साइंटिफिक नाम रखे गए। और इसमें हम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी में भी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन यूज़ होती है जी ऑर्गेनिजम्स की। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फॉरेस्ट जो है उसके अंदर किस तरह की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट की देखभाल के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये भी देखेंगे कि इम्पैक्ट्स क्या हैं इंसान के, जो इंसान काम कर रहा है एक माशरे के अंदर, एक माहौल में जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके मुख्तलिफ जो उसके इर्द गिर्द जानदार पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, तो उस पर उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। हम वो स्टेप्स पढ़ेंगे जिससे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाएगा। मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं। अब मुख्तलिफ लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि किस तरह हम अपने माशरे में मौजूद मुख्तलिफ जानदारों को कंजर्व कर सकते हैं। और लास्ट पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो ऐसे स्पीशीज़ जो कम होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ,
मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, तो वो कौन कौन से हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पाकिस्तान में कौन कौन से हैं जो वक्त के साथ साथ कम होते जा रहे हैं, हम उनकी भी डिटेल पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है कि हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ इकोसिस्टम के अंदर जो जानदारों का पाया जाना है और उनकी मुख्तलिफ इकसाम का पाया जाना है, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो आपकी बुक में बताया गया है जी कि टोटल स्पीशीज़ जो हैं वो इस दुनिया में तकरीबन 10 मिलियन है। ये MCQs के लिहाज से पॉइंट अहम है जी। 10 मिलियन स्पीशीज़ टोटल इस कायनात में मौजूद हैं, इस कुर्रा अर्ज़ पर, और लेस दैन और जो साइंसदान हैं जो उन्होंने रिसर्च की है सारे ऑर्गेनिजम्स पर, वो लेस देन वन थर्ड है जी 10 मिलियन का जो हमें नोन है, वो तकरीबन इतने बनते हैं जी 3.3 मिलियन। इससे भी कम जानदार हैं जो अभी तक स्टडी किए जा चुके हैं। 1/3 10 मिलियन का 1/3 अभी नोन है, इससे भी कम 1/3 से भी कम नोन है जो अभी साइंसदानों को जिनके बारे में इल्म हुआ है, वो तकरीबन ये बनते हैं जी 3.3 मिलियन। इसके बाद हम ये देखते हैं जी कि जो इस कायनात के अंदर इस दुनिया, अगली बात हमने ये करनी है जी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जानवरों का मुख्तलिफ जगहों पर पाया जाना, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो जानवरों को मुख्तलिफ जगहों पर आमादा करते हैं। तो वो उसमें सबसे पहले एल्टीट्यूड, हाइट जिसको कहते हैं, मतलब कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि हाइट वाले एरिया में रहना पसंद करते हैं और वहाँ पे ग्रो करते हैं। मसलन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे हम देखते हैं कि सेब का दरख्त और अखरोट के दरख्त, खुबानी के दरख्त, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ठंडे एरिया में ग्रो करते हैं। क्लाइमेट है जी, क्लाइमेट ख़ास किस्म के जानदारों को ख़ास जगह पर रहने पर आमादा करता है। मसलन कुछ परिंदे ऐसे आप देखते हैं कि जो मौसम के साथ साथ मूव करते हैं। सॉइल की बात करते हैं कि सॉइल भी जानवरों को उनके रहने पे असरअंदाज होती है। जैसे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो कि फर्टाइल लैंड पे रहना पसंद करते हैं। कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि रॉकी एरिया में रहते हैं, कुछ माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं। तो मतलब सॉइल भी एक ऐसा फैक्टर है जो जानवरों को अपने अंदर समो लेता है, प्लांट्स को अपने अंदर समोता है, और ख़ास किस्म के जानदारों को जो उसमें रहना पसंद करते हैं और जो उसको एक्सेप्ट करते हैं अपनी ज़रूरियात के लिहाज से। तो सॉइल भी इफ़ेक्ट करती है जी बायोडाइवर्सिटी को। और अदर स्पीशीज़ कैसे अफेक्ट करते हैं जी, कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स के अंदर जो जानदार रह रहे हैं वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनकी फैमिली सेफ़ हो और उन पे जो दूसरी फैमिलीज, जो दूसरे जानदार फिरते हैं वहाँ पे, वो उन पे अटैक ना करें। उनके अटैक से बचने के लिए वो एक महफूज जगह ढूंढते हैं। तो अदर स्पीशीज़ का भी किसी भी दूसरे स्पीशी पे इम्पैक्ट होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। प्लांट्स में भी हम देखते हैं कि कई पौधे होते हैं जो अगर एक जगह पे उगें तो वो दूसरे प्लांट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। अगला पार्ट हम जो देख रहे हैं इस चैप्टर में वो ये है कि ज़मीन जो है, कुर्रा अर्ज़ जो है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं जी? एक तो सेंट्रल पार्ट है जी ज़मीन का, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, जहाँ से ज़मीन 2 हिस्सों में होती है। जो सबसे दरमियान वाला हिस्सा है उसके पास जो रीजन होता है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन से नीचे जो रीजन पाया जाता है जी, दोनों तरफ ट्रॉपिकल से जो ऊपर और नीचे ज़मीन के दोनों तरफ जो रीजन पाया जाता है उसको हम जी टेम्परेट रीजन कहते हैं। और टेम्परेट रीजन से ऊपर और नीचे दोनों तरफ पोलर रीजन पाया जाता है। ये 3 हिस्सों पे ज़मीन की डिवीजन की गई है। अब हमने ये देखना है कि इन 3 हिस्सों में से किस हिस्से पे कितनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, कितने जानदार पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं या ज़्यादा पाए जाते हैं ज़मीन की इन 3 हिस्सों की डिवीजन की। तो सबसे पहला रीजन है जी ट्रॉपिकल रीजन, जो इक्वेटर के पास ऊपर और नीचे पाया जाता है। इसमें जी टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज टेम्परेचर जो इसका है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और इसमें हाई टेम्परेचर भी होता है और सर्दियों के दिनों में मिनिमम 18 डिग्री, मिनिमम तो नहीं, एवरेज आप कह सकते हैं कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। इसमें अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक शामिल हैं।
तो इसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है जी, इसमें ट्रॉपिकल रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये कौन सा रीजन है? इक्वेटर के साथ ऊपर और नीचे जो अटैच है बिल्कुल इक्वेटर के साथ, जहाँ से ज़मीन दो हिस्सों में डिवाइड होती है, उसके साथ वाला रीजन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन है और इसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके बाद है जी हमारे पास टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन ट्रॉपिकल रीजन के बाद आता है जी, ज़मीन की दोनों तरफ ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे भी। और इस टेम्परेट रीजन में ट्रॉपिकल रीजन से कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसकी निस्बत टेम्परेट रीजन में कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और इसमें जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे लोअर रहता है, 0 से 18 के दरमियान रहता है। मतलब इस टेम्परेट रीजन में काफ़ी ठंड रहती है और इसमें ट्रॉपिकल रीजन से कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और इसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। और टेम्परेट रीजन के बाद आता है जी पोलर रीजन। ये पोल्स पे, ज़मीन के पोल्स, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, उस पे उसको हम पोलर रीजन कहते हैं। इस पे साल में तकरीबन पूरा साल ही बर्फ़ जमी रहती है और इस रीजन में इन दोनों में से सबसे कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो ये हम सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी ज़मीन पे किस लिहाज से फैली हुई है और ज़मीन के कौन कौन से हिस्से हैं जी। 3 हिस्से हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर। पोलर में माइनस में टेम्परेचर रहता है जी पूरा साल, -7, 8 से भी नीचे -16 तक। और टेम्परेट रीजन में एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है और ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी भी रहती है, 35, 40, 45 तक भी जाता है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो एवरेज 18 डिग्री सेंटीग्रेड है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं जी कि उसके बाद हम ये देखते हैं जी कि एवोल्यूशन कैसे हुई बायोडाइवर्सिटी की। एवोल्यूशन से क्या मुराद है जी कि इर्तिका का अमल, इर्तिका इसका उर्दू में तर्जुमा है जी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो एवोल्यूशन कैसे हुई बायोडाइवर्सिटी में, तो ये बताया गया जी कि 4 बिलियन ईयर्स इस इर्तिका के अमल को, ये सारी बायोडाइवर्सिटी के इर्तिकाई प्रोसीजर को, एक साइंसदानों का मानना है कि ज़मीन पे शुरुआत जो हुई वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया से हुई। तो इस सारे प्रोसीजर को कितना अर्सा लगा जी? 4 बिलियन ईयर्स। आज साइंसदानों का मानना ये है कि ज़मीन पे मौजूद जानवरों की जो इर्तिका है वो एवोल्यूशन जो है वो 600 मिलियन ईयर्स पहले हुई, जिसमें बुनियादी जो चीज़ें थी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ज़मीन पे, वो थे जी बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया से और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कोई 600 मिलियन ईयर्स पहले ज़मीन पे इर्तिका हुई। ये कुछ साइंसदान कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे शवाहिद उनको मिले हैं जिससे वो ये बात करते हैं कि 600 मिलियन ईयर्स पहले ज़मीन पे इर्तिका जो हुई वो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुई। अब इसमें हमारे बुक के इंट्रोडक्शन में कुछ 5 ग्रुप्स का भी जिक्र किया गया है। वो मैंने पहले एक चैप्टर में बताए थे कि जिसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं जी। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में 5 ग्रुप्स का जिक्र किया गया है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, जो कि मैंने पहले भी एक चैप्टर में सारा बहुत तफसील से बताया है जी कि वो ग्रुप्स कौन से हैं जी। उसमें एक है जी प्रोकैरियोट, दूसरा प्रोटिस्ट, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट्स और लास्ट पे है जी एनिमल्स। तो हम इसके बारे में, इन सब ग्रुप्स के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं और इनका जिक्र चैप्टर की शुरुआत में किया गया है और मैं इन ग्रुप्स के बारे में पहले भी आपको समझा चुका हूँ। और हम इस चैप्टर में मज़ीद जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इसमें इन सारे ग्रुप्स की डिटेल से स्टडी करेंगे। इस टॉपिक का नेक्स्ट फेज़ है जी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी हमने देखा कि जानदारों का मुख्तलिफ जगहों पर पाया जाना, मुख्तलिफ अक़साम में उनके स्पीशीज़ में वैरायटी का मौजूद होना, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो हमने अब ये देखना है कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, ये क्यों अहम है इंसानों के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना, जानदारों का, मुख्तलिफ अक़साम के जानदारों का पाया जाना इंसानों के लिए इस कायनात के मौजूद वजूद में होने के लिए ये बायोडाइवर्सिटी का होना क्यों अहम है। तो हमने इसकी अहमियत को पढ़ना है। इम्पोर्टेंस में जी सबसे पहले हमारी बुक में ये बताया गया है कि हमें बायोडाइवर्सिटी से मिल क्या कुछ रहा है, हम इससे क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले हम इससे जी अपनी खुराक ले रहे हैं। खुराक, जैसा कि हमें पता है, हम पौधे हमारे खाने में इस्तेमाल होते हैं, हम जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। तो खुराक
और दूसरे नंबर पे हैं जी ड्रग्स। तो ड्रग्स आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जैसा हमने वो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि क्वाइना एक प्लांट है जो मलेरिया में फ़ीवर को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह के कई ऐसे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ड्रग्स इसमें बहुत अहमियत के हामिल हैं, जो हम इस सारी बायोडाइवर्सिटी से गेन करते हैं। और तीसरे नंबर पे है जी इंडस्ट्रियल मटेरियल। इंडस्ट्रियल मटेरियल कैसा मटेरियल है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट्स और एनिमल से गेन करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बुक में बताई गई हैं जी, जिसमें रेजिन्स, गम्स और टिम्बर, एडहेसिव्स, ऑयल्स, फाइबर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इंडस्ट्रियल मटेरियल हमें इनसे गेन होता है। ये इसकी पहली इम्पोर्टेंस है। इसमें हमें क्या पढ़ा कि 3 चीज़ें होती हैं, फूड, ड्रग्स एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल। इसका जो दूसरा रोल है हमारी ज़िंदगी में, जो इस कायनात में बायोडाइवर्सिटी का दूसरा रोल है, वो कौन सा है जी? मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। ये लफ्ज़ बहुत अहम है और ये जो पॉइंट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहमियत के हामिल है जी, कि आपने बात को समझना भी है ताकि आपको भूले ना, और उसके बाद आपने इसको याद करना है। क्या है जी? मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। हमें पता है कि इन सारी चीज़ों के होने से ही एक इकोसिस्टम चल रहा है। इकोसिस्टम क्या होता है जी? इकोसिस्टम को हम डिफाइन करते हैं कि लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्टिंग इन एन एरिया। लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का एक एरिया में पाया जाना, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो हम लोग जैसा कि कुछ जानदार हैं जो पाए जाते हैं किसी भी माशरे में, इस तरह ही कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो जानदारों के इस्तेमाल में आती हैं। तो ये एक सिस्टम है जो एक इकोसिस्टम को चलाता है, एक इन्वायरमेंट को चलाता है। तो उसमें हमें बायोडाइवर्सिटी की शिद्दत से ज़रूरत है। वही एक इकोसिस्टम को बनाती है और वही एक इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर फॉरेस्ट मौजूद है इस कायनात में, तो उनके होने से ही ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेशन होती है। उस एवापोरेशन से क्लाउड्स बनते हैं और उस क्लाउड से जब बारिश होती है तो से पौधे नशोनुमा पाते हैं, और उस नशोनुमा पौधों के पाने से ही एनिमल्स उन पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, उसको अपनी खुराक बनाते हैं। तो इस तरह जी एक इकोसिस्टम को मेंटेन किया जाता है और बनता भी इसी तरह है एक इकोसिस्टम, जहाँ पे जानदार अपनी फुल पोटेंशियल के साथ एक माहौल में रह सकें। जानदारों में क्या चीज़ शामिल है जी? प्लांट्स भी शामिल हैं और एनिमल्स भी शामिल हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी ही है जो एक माहौल को बनाती है, एक ऐसे माहौल को बनाती है जहाँ पे सारे जानदार जो हैं वो मिल के रह सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम बनता ही और मेंटेन ही बायोडाइवर्सिटी से रहता है। इसकी एक ये इम्पोर्टेंस है। थर्ड इम्पोर्टेंस इसकी है जी कि जो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल, ये इसकी थर्ड इम्पोर्टेंस में आता है। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स से मुराद ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में पाए जाते हैं, मसलन पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये रिसाइकल होती हैं इस पूरे प्रोसीजर में, इस बायोडाइवर्सिटी की मौजूदगी में। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होते हैं जी, ऑर्गेनिक होते हैं ये सॉइल में मिलते हैं तो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जो एनिमल्स डेड होते हैं, मुख्तलिफ जानदार जब वो डेड होते हैं तो वो उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स सारे पाए जाते हैं वो इस ज़मीन का हिस्सा बनते हैं, और इस तरह उस ज़मीन का हिस्से बनने से ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको पूरा करते हैं, और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स से दोबारा प्लांट्स उगते हैं, और उस वो प्लांट यूटिलाइज होते हैं, वो जानदार यूज़ करते हैं, और फिर जब वो जानदारों की डेथ होती है तो वो वापस उस सॉइल में मिलते हैं। तो ये एक साइकिल चलता है, मुख्तलिफ साइकिल हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। इस तरह के बहुत से साइकिल हैं जो इस कायनात में एक ही वक्त में चल रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी की वजह से रिसाइकल हो रही हैं चीज़ें, एक से एक चीज़ दोबारा अपनी उस कंडीशन में आती है। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल का मैंने आपको बताया कि जब जानदार प्लांट्स की या एनिमल्स की जब डेथ होती है तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में पाए जाते हैं वो दोबारा सॉइल में मिलते हैं, इसलिए इस साइकिल की वजह से सॉइल फर्टाइल हो जाती है।
आज हमने जी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को पढ़ा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।